हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार स्वागत है नवोदय क्लासेस 2020 में। आप सभी को पता है कि अभी हमारी JNVT 2023 की प्रिपरेशन चल रही है और उसी के अंतर्गत अभी IQ टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम मैथ IQ टेस्ट जो कि 19 नंबर है वो आज करेंगे। ठीक है। और आप सबको पता है ये मैथ IQ टेस्ट सोमवार से शनिवार तक होता है और अब तक हमने 19 मैथ IQ टेस्ट कर लिए है, जिसकी PDF आपको सुबह ग्रुप में जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं और जिसका सॉल्यूशन हम शाम को 6 बजे वाली क्लास में करते हैं। ठीक है। तो इसी मैथ IQ टेस्ट 19 का आज सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है पहला, कि कुछ विद्यार्थियों ने, यहाँ पर देखिएगा, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक के लिए 2160 रुपये एकत्रित किए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने 45 रुपये का योगदान दिया तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। सम स्टूडेंट्स कलेक्ट ए टोटल ऑफ रुपीज़ 2160 रुपीज़ for the picnic. If each student contribute ₹45, then the number of student of each, यानी कि आपको सिंपल यही पूछा है कि अगर आप कुछ बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे और जिसमें से 2160 रुपये 2160 रुपये सब ने मिलकर एकत्रित किए पिकनिक के लिए। अब एक विद्यार्थी ने 45 दिए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये हमें पता करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान सकते हो कि आपके पास 200 बिस्किट है, 200 रुपीज़ है और आपको पता है कि एक बिस्किट 5 रुपये का आता है। अब आपको पूछा जाए कि टोटल बिस्किट कितने खरीदोगे, तो आपको पता है कि अगर आप 5 5 5 ऐसे ऐड करोगे तो बहुत सारा हो जाएगा। 200 बहुत सारा ऐड करोगे तब आएगा। तो इस वक्त हम क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट भाग देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 200 में से 5 का भाग दोगे तो 5 चौके 20 और 0 का 0, यानी कि 40 बिस्किट खरीदेंगे। तो हमारे पूरे 5 5 के 40 बिस्किट खरीदेंगे तो 200 रुपये पूरे हो जाएंगे। वैसे के वैसे यहाँ पर टोटल हमें मनी दी हुई है। टोटल मनी कितनी है, 2160 रुपये है। अब 2160 में बच्चे कितने हैं ये हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बच्चे से कितने रुपए लिए या एक बच्चे ने कितने रुपए दिए हैं, तो 45 रुपीज़ दिए तो 45। अब आप सीधा डायरेक्ट भाग दे दो या फिर इसको पहले काट दो। काटेंगे दोनों को 5 से काट दो। 5 से काटेंगे तो 5 5 चौके 20, एक बचेगा। 5 तिया 15, एक बचेगा। 5 दूनी 10। ठीक है। वापस इसको 5 से काटेंगे तो 9 पंजे 45। अब 9 का डायरेक्ट भाग दे दो तो 9 चौके 36, पीछे कितने बचेंगे, 9 चौके 36, पीछे 7 बचेंगे और 9 अट्ठे 72, 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपकी एकदम सही हो जाएगा। 48 टोटल स्टूडेंट थे जिन्होंने सब ने 45 रुपये दिए और टोटल रुपए कितने हो गए, 2160 रुपये हो गए। अब आपका आंसर सही है या नहीं है। अब अगर आप चेक करना चाहते हो तो एक ने कितने दिए, एक ने 45 रुपीज़ दिए और टोटल इतने हैं 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 2160 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन पहला ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्याएं 133 133 और 80 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम 10,600 आए। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों का गुणनफल क्या होता है। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 133 एंड 80 सो दैट रिजल्ट 10,600। तो पहले तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट यानी कि इनका दोनों का गुणनफल कितना आता है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो 133 को 80 से गुणा करते हैं, 133 गुणा 80। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, तो 0 का 0 रहेगा यहाँ पर। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 हासिल 2, फिर 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 और 2 26 हासिल 2, और 8 एकम 8, 8 और 2 10। ठीक है, तो हमारा अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का गुणनफल निकालते हैं तो कितना आता है, 10,640 रुपये आ रही है। अब 10,640 में से कितना घटाए कि हमारा आंसर क्या आ जाए,
10,600 आ जाए। अब आप देखोगे कि 10,640 हमारे पास है, 10,640 हमारे पास है। इसमें से क्या घटाए कि 10,600 आंसर आ जाए, तो इन दोनों को अगर हम सीधा घटाएंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 0 और 4 और में 0 में घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और आगे 0 आ जाएगा, यानी कि 40 घटाएंगे तो 10,600 रुपये आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि 6 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब आपको पता है नहीं कि 6 के गुणनखंड कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 इसके गुणनखंड, पहला गुणनखंड और लास्ट गुणनखंड मैंने आपको बताया था कि पहला हमेशा इसका एक गुणनखंड होगा और लास्ट में जो संख्या है वही वो खुद ही होगी, यानी कि पहला 1 होगा और दूसरा लास्ट वाला 6 होगा। अब जो भी गुणनखंड आएंगे वो इन दोनों के बीच में आएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 में 6 का भाग जाता है तो 2 में 6 का भाग चला गया। अब कितनी बार जाता है, तो 3 बार जाता है, तो इसका 3 भी गुणनखंड होगा। उसके अलावा तो कोई संख्या है नहीं, तो 1 2 3 और 6 ये 4 संख्याएं हैं। अब इन टोटल सम पूछा है, सबका योग पूछा है, तो इनको जोड़ दो। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले तो आपको पता करना पड़ेगा लार्जेस्ट नंबर कौन सा और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ कि सबसे जो लार्जेस्ट डिजिट है, लार्जेस्ट डिजिट सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। तो 9 को जितनी बार पूछा है उतनी बार लिख लो, यानी कि 3 अंकों की पूछी है तो 3 बार 9 को लिख लो। 9 9 9 ये 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। कितने अंकों की, 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो 999 हो जाएगी। ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे छोटा जो डिजिट होता है वो 0 होता है, लेकिन 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे, नहीं तो कोई भी मान नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद में जितने भी अंक बच जाएंगे, यानी कि 4 अंकों की पूछी है तो 1 लिख लिया, पीछे 3 अंक बच गए तो 3 बार 0 लिख लेंगे। ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 9 9 और 1, यानी कि 1999 आ जाएगा। 1999 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अग्रलिखित अंक, यहाँ पर अंक आपको दिए गए हैं, डिजिट आपको दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए वो ध्यान से देखिएगा कि 4 0 6 7 3 तथा 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। What is the largest 5 digit even number that can be formed from the following numbers 4 0 6 7 3 8। अब यहाँ पर आपको डिजिट दे दिए, अब इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है। तो पहले तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, सम संख्या बाद में बढ़ाएंगे। ठीक है, इवन नंबर बाद में बढ़ाएंगे, पहले सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिजिट कौन से है, तो 4 है, 0 है, 6 है, 7 है, 3 है और 8 है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो पहले कौन सा अंक लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा अंक लिखना पड़ेगा। तो बड़ा अंक 8 है तो पहले 8, फिर 7 तो 7, फिर 6 6, 4 4, 3 3 और 0 तो 0। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब हमें पहले तो ये चेक करना है कि अगर ये सम संख्या है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर ये सम संख्या नहीं है तो जो पीछे वाला अंक है वो हमारा इवन होना चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 8 में से कोई भी होना चाहिए। तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, यानी कि ये ऑलरेडी पहले से सम संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है। यहाँ पर देखो अंकों को 0 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनाओ। 1 मिनट, 5 अंकों की पूछी है तो यहाँ पर हमें डिजिट कितने 6 दिए हुए है, 4 0 6 7 3 तथा 8। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 6 डिजिट दिए हुए और हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो ये 1 मिनट रुको, ये नहीं हो जाएगा, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक
अंक को रिमूव करना पड़ेगा। अब कौन सा हम रिमूव करेंगे वो कैसे पता चलेगा? तो हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो जो सबसे छोटा अंक होगा उसको रिमूव कर दो। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे जो बड़ा अंक होता उसको रिमूव करना पड़ता। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक 0 है तो 0 को 1 मिनट के लिए रिमूव कर दो इसमें से। पीछे क्या बचेगा? 8, 7, 6, 4 और 3। अब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब 5 अंकों की बन तो गई लेकिन पीछे न तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, न 6 और ना ही 8 है। तो ये क्या है? सम संख्या तो है नहीं, इवन नंबर तो है नहीं। अब इवन नंबर बनाएंगे तो इसका जस्ट पहले वाला क्या है? अंक है 4 है, वो इवन अंक है। तो 4 को पीछे लेके आएंगे और 3 को आगे लेके जाएंगे तो आगे वाला सेम का सेम रहेगा। 8, 7, 6 आगे 3 आ जाएगा और पीछे 4 आ जाएगा। तो 87,634 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6? तो अब यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इन सब का डिवाइड हो जाए, यानी कि आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, देखो 3, 4, 5, 6। यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6, 5 और 6। ठीक है, अब पहले 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 3 में 3 का 3 रहेगा, 4 में 2 हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 का भाग देंगे तो 3 का 3, 2 का 1, 5 का 5 और 3 का 3। अब 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 का देंगे तो 3 का 1, 1, 5 का 5 और 3 का 1। फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो देखो 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी कि 60 आ गया। यानी कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 60 है, जिसमें 2 का सॉरी 2 का नहीं, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का सबका डिवाइड हो जाता है। यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? अब आपको जो कि ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे 4 अंकों के हैं। यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि 60 का मल्टीपल्स कौन सा है या 60 का ऐसा कौन सा गुणज है जो इन ऑप्शन में आ जाता है। तो पहले देखिए कि सबके आगे 14 और 14, 17 और 14 दिया हुआ है। पहले तो ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 6 को अगर गुणा करें तो 14 आ जाए या फिर 14 से कम आ जाए। तो यहाँ पर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो सीधा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देखो 2 से गुणा करेंगे तो सीधा 120 आएगा, यानी कि 3 अंकों की संख्या आ रही है। तो अब सीधा 2 के बाद में सीधा 20 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 20 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 जीरो है तो 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे। फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, यानी कि 1200 आ रहा है। अब जो भी ऑप्शन है वो सारे इससे बड़े हैं, तो यानी कि 20 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 20 से ऊपर 21 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिए 21 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 का 0 और 21 छंग 126 होता है, 21 6 126 होता है। 126 ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो आगे देखिए, अब डायरेक्ट एक बार 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? यहाँ पर देखिए 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 से करेंगे तो 0 का 0, 6 पंजन 30, हासिल 3, 6 दो 12 और 3 15, यानी कि ज़्यादा चला जाता है। तो थोड़ा सा 25 से कम करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर 24 से देख लीजिए तो 0 का 0, 6 चौके 24, हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 1440 आ रहा है। वो 60 के गुणज में है, यानी कि 60 1440 में 60 का भी भाग जा रहा है तो 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। एक कार 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में जबकि एक ट्रेन 300 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। कौन सी सवारी अधिक तेज है और कितने मीटर प्रति सेकंड तेज है? एक कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स इन 10 सेकंड while a train cover distance 300 meters in 18 seconds
विच राइड इज फास्टर एंड हाउ फास्ट इन मीटर पर सेकेंड। आपको दोनों की स्पीड याद करनी है और आपको पता करना है कि कौन सी गाड़ी है वो तेज चल रही है, स्पीड में चल रही है। तो पहले कार की याद करते हैं। तो कार स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है। तो स्पीड, पहले स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है कार की, तो कार 200 मीटर दूरी तय कर रही है और कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो 200/10 आ जाएगा और इससे हम ज्ञात करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड या 20 मीटर प्रति पर सेकंड आ जाएगी। आगे देखिए, ट्रेन की ज्ञात करनी है। तो ट्रेन कितनी है, 300 है। तो 300 डिस्टेंस 300 बाय टाइम कितना ले रही है, 18 सेकंड। तो 18 सेकंड, ठीक है। अब ये इससे ये काट देंगे तो 1 और 6 से काटेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगी, सॉरी 3 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि 100/6 कितना आ रहा है, 100/6 आ रहा है। 100/6 इसको वापस अगर हम 2 से काटते हैं तो 50/3, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकंड है। वो किसकी दूरी है, किसकी स्पीड है, तो वो ट्रेन की स्पीड है। अगर इसको आप डायरेक्ट मतलब कि पॉइंटों में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ पर पॉइंटों में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपका जो ऑप्शन है उसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो किसकी ज़्यादा है। तो अगर 50 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और पीछे 2 बचेगा, 6×3 = 18, यानी कि 18 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। यानी कि स्पीड तो ज़्यादा किसकी है, कार की स्पीड ज़्यादा है। तो कार की स्पीड ज़्यादा होगी और 4 मीटर प्रति सेकंड तो होगी नहीं, क्योंकि ये पॉइंटों में आंसर आ रहा है। जो भी आंसर आएगा आगे पॉइंट में जाएगा, यानी कि भिन्न में ही होगा। तो यानी कि कार की है और भिन्न में है, तो यहाँ पर कार की होगी और 10/3 होगी। अब आपको ये पता नहीं चला है कि कितनी ज़्यादा है, तो आप वैसे यहाँ पर ज्ञात भी कर सकते हैं कि ट्रेन की कितनी है, 50/3 है और कार की कितनी है, 20 है। तो 20, अब इन दोनों को घटा दो तो यहाँ पर 20 का बट्टे में 1 लिखेंगे, दोनों के बट्टे में 1 आ गया तो लसब कितना आ जाएगा, 3। 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 60 माइनस 50 का 50। तो 60 में से 50 को घटाएंगे तो 10/3 आ रहा है। यानी कि कार की ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, 10/3 मीटर प्रति सेकंड ज़्यादा है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि 5,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर से 500 रुपये है, यानी कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है, तो ब्याज की उसी दर पर 3 वर्षों के लिए 12,000 रुपये पर ब्याज क्या होगा। यानी कि पहले आपको दर निकालनी पड़ेगी और बाद में उसी दर से आपको 12,000 पर 3 वर्ष का ब्याज भी निकालना है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ₹5,000 for 200 is 500 at the certain rate of the annum, then what is the interest on ₹12,000 for 3 years at the same rate of interest। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर PRT/100। तो PRT/100। अब यहाँ पर देखिए SI हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 500। तो 500 बराबर मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 5,000, मूलधन 5,000 गुणा दर हमें नहीं दी हुई है तो रेट का रेट गुणा समय हमें दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2/100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ये 50 और 2 को गुणा करेंगे तो 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 500 बराबर 100 गुणा R। अब हमें तो R का मान ज्ञात करना है, तो ये 100 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आते डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर डिवाइड में होता। तो रेट क्या आ जाएगी, 500 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 5% रेट आ जाएगी। रेट कितनी आ गई, 5% आ गई। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब ये देखो मूलधन हमें दे दिया, ये दूसरी इक्वेशन है, मूलधन कितना दे दिया, 12,000 दे दिया। तो यहाँ पर 12,000 गुणा दर दर हमारी आ गई उसी दर पर है, यानी कि सेम रेट पर है। तो दर हमारी कितनी है, 5%, 5 गुणा, अब समय कितना दिया हुआ है, तो अब समय 3 वर्ष का है, तो 3/100। ठीक है, तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे,
5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, तो 120 गुणा 15। ठीक है, तो 0 का 0 120 वाला, फिर 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 30, हासिल 3, 15 को 1 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 18, यानी कि 1800 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपको रेट फाइंड आउट करनी है, रेट के बाद में उसी रेट सेम रेट से आपको वापस सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन, संख्या 3,96,591 में 13 का भाग देने पर भागफल क्या होगा? ऑन डिवाइडिंग द नंबर ऑफ 3,96,591 बाय 13 द क्वोशेंट विल बी। आपको क्वेश्चन पूछा है यानी कि भागफल पूछा है, तो सीधा डिवाइड देखकर देख लो। यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं किसको? 3,96,591। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो पहले 13 तिया 39 पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पर 13 तिया 39 जीरो बचेगा। फिर 6 नीचे आएगा, 6 में डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 में 13 का डिवाइड नहीं हो रहा है तो जीरो आ जाएगा। अब 6 के बाद में 5 आ जाएगा। अब 13 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 13 पंजू 65 आ जाएगा, पीछे जीरो बचेगा। फिर 9 आ जाएगा, 9 में भी डिवाइड 13 का नहीं हो रहा है तो वापस भाग टूटने पर जीरो आ जाएगा। फिर 1 और आ जाएगा तो 97 7 बार बोलेंगे तो 91 आ जाएगा, पीछे जीरो बचेगा, तो यहाँ पर 7 बार बोलेंगे, यानी कि 30,507 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि 5.05, 5.005, 5.505 तथा 55.0005 का योगफल क्या होगा? व्हाट विल बी द सम। सम पूछा है और सी का पूछा है, तो सम सीधा सिंपल है कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। पहले क्या दिया हुआ? 5.5 है, 5.05 है तो 5.05, दूसरा 5.005 है तो 5.005, अगला क्या दिया हुआ? 0.505, उससे आगे क्या दिया हुआ? 55 पॉइंट है तो 55.0005। अब आपको ज्ञात करना, योग करना, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो यह 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 5 10 होता है तो 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6 तो 6 का 6, और यहाँ पर 5 का 5 पॉइंट 5, 5 10, 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 6, यानी कि 65.5605, 65.5605, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, क्या दिया हुआ है कि 1/2 प्लस 3/4 का समतुल्य मान क्या होगा? तो आपको समतुल्य पूछा है तो दोनों का लसअप ले लो। पहले 2 और 4 का लेंगे तो 4, क्योंकि दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, दोनों का डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है ना। अब दोनों का लसअप ले लिया तो यहाँ पर 2 और 4 का 4 आ जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 3 और 2 5/4 आ गया, ये आ गया। अब 5/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 4 एकम 4, पीछे 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 4 दूनी 8, पीछे 2 बचेगा, फिर जीरो आ जाएगा तो 4 5 20, 5 बार बोलेंगे तो 20, यानी कि 1.25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जब 303.003 को 13 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? व्हेन द 303.004 इज डिवाइडेड बाय 13 द क्वोशेंट विल बी। क्वोशेंट वापस क्वोशेंट पूछा है, यानी कि अभी 13 का भाग दिया था, अभी वापस 13 का भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 13 का भाग देना है, किस में देना है? 303.004। ठीक है, अब 13 का पहाड़ा पहले 30 में देते हैं तो 13 दूनी 26, पीछे 4 बचेगा, 3 आएगा नीचे, 13 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी कि 39, तो यहाँ पर 39, 1 और 3 4 बचेंगे, फिर पॉइंट लग गया तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा, फिर नीचे 0 आएगा। अब 13 वापस 13 तिया 39 होता है तो 13 तिया 39, पीछे 1 बचेगा, 1, फिर पीछे 0 आ जाएगा, फिर भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा हुआ है तो वापस 1 0 और लगा लो, तो 13 का पहाड़ा 13 7 91, 7 बार
13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। अब देखो यहाँ पर देखो 10 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब वापस यहाँ पर शो हो जाएंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 सत्ते 91 यानी कि 23.3 आप मतलब यहाँ पर 7 आ रहा है, लेकिन 7 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या ज्ञात करते हो कर सकते हो। यहाँ पर देखो 1 मिनट वापस ज्ञात कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि 13 का डिवाइड करेंगे किस में, 303.004 में, 303.004 डिवाइड करेंगे तो देखिए ध्यान देखिए 13 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ पर 26, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 3 नीचे आएगा तो 13 तिया 39, 3 बार बोलेंगे तो 39 हो जाएगा। पीछे कितना बच रहा है, तो 4 बच रहा है। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाया तो पॉइंट का पॉइंट, फिर 0 आ जाएगा। वापस 13 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 39 आ जाएगा, पीछे 1 बचेगा। 1 के बाद में 0 आ गया, यानी कि 10 में 13 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 1 0। फिर 4 का 104 रखेंगे तो 13 अट्ठे 104 हो जाता है, यानी कि 13 का पहाड़ा 13, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 होता है, यानी कि 23.308, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब 13 नंबर। यदि 102.005 को 7.002 से गुणा किया जाए तो लगभग मान क्या होगा। इफ़ द 102.005 is multiplied by 7.002 then the approximate value will be। अब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए, यानी कि निकटतम मान पूछा है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले निकटतम मान ज्ञात कर लो और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दो। तो 102.005 का क्या हो जाएगा, सिंपल 102 हो जाएगा, और 7.002 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इन दोनों को गुणा कर दो तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी कि 714 आ रहा है, यानी कि 714 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या होगा कि आपको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करना है। ठीक है, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ये छोटा वाला, तो 8 दूनी 16, 16 में 13 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, तो 29 42 माइनस 29, 42 में से 29 को डिवाइड करेंगे, सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 13 बचेगा, और 13 को बाहर 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है कि 12 घन मीटर तेल द्वारा 200 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि क्या है, 12 घन मीटर है, तो 12 गुणा 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि किसको 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 बार 100 से गुणा करेंगे, 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, यानी कि घन दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई होता है, बटे 200 दिया हुआ तो यहाँ पर 200। ठीक है, अब 200 से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, फिर 2 से 6 काटोगे, 12 काटोगे 6 बार कट जाएगा, फिर 6 के पीछे ये 4 जीरो है तो 6 के पीछे ये 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 6 के पीछे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 60,000 बोतलें भरी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लसअ एंड मैसअप है, ये दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। यदि फर्स्ट नंबर पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ इज, एलसीएम एंड एचसीएफ दिया हुआ है 108 and 27 respectively. If the first number is 36 then the second number what will be, सेकेंड नंबर या सेकेंड नंबर क्या होगा ये पूछा है। अब आपको पता है कि सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर एलसीएम एचसीएफ, इसमें आप फॉर्मूला वाला पीडीएफ देखोगे तो भी उसमें मैंने लिखाया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ, और यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर इंग्लिश मीडियम वाले इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू
एलसीएम इंटू HCF। बस आपको यही एक ही इक्वेशन ही लगानी है। तो पहली संख्या यहाँ पर कितने है, पहली संख्या क्या दी है 36 है, तो 36 मल्टीप्लाई सेकंड पूछा है तो x बराबर एलसीएम 108 है तो 108 गुणा 27, तो गुणा 27। 36 गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगी, तो यहाँ पर 36 को भाग में लेके आओ, तो 36 और 27 दोनों 9 से कट जाएंगे, तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 3 से कट रहा है, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 7 चौके 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 27 और 3 को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 7 या 21, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 81, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जो दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल या फिर गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल या उनके मल्टीपल के बराबर में होता है, ये आपको पता रखना होगा। आगे देखिए 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 5,000 रुपये के 20% के 12% का मान क्या है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12% ऑफ 20% ऑफ ₹5,000। अब 5,000 का पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 5,000 का 20% यानी कि 20/100, उसका भी 12% यानी कि 12/100। अब देखो 1 2 1 और 2, यहाँ से 0 से 1 0, ये दूसरे 0 से ये दूसरा 0, तो ऊपर क्या बचेगा 5 गुणा 2 गुणा 12। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 12 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो 24 सेंटीमीटर लंबी और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ी, लंबी और चौड़ी आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि आपको लंबाई दी हुई है 24 और चौड़ाई दी हुई है 12.5, तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है 24 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12.5 इज उसकी ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, तो रेक्टेंगल का एरिया आपको सीधा फॉर्मूला आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 24 को 12.5 से गुणा कर लो, 24 इंटू 12.5, ठीक है। तो 24 को 12.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो अगर आपको डायरेक्ट गुणा करने आते तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर देखो 12.5 इसको 24 से गुणा करना है तो 24 से कर लो, ठीक है। तो 24 का अगर पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो एक एक अंक को करो, तो 4 को 5 से करेंगे 5 चौके 20, हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का निशान, फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल 1 बचेगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 और 5, 2 को 1 से करेंगे तो 2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 0 0 और 3, 3,000 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद में एक अंक है तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक अंक रखेंगे, यानी पीछे वाला 0 पॉइंट के कारण कट जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा 300 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 10 रुपये के एक सिक्के का भार 11 ग्राम है। अनुष्का के बैग में 10 रुपये के सिक्कों का कुल भार 11 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं। द वेट ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन इज 11 ग्राम। द टोटल वेट ऑफ द 10 रुपीज़ कॉइन इन अनुष्काज बैग इज 11 kg। हाउ मैनी कॉइन्स आर इन देयर बैग। अब आपको पूछा है बैग में कितने सिक्के है ये पूछा है, लेकिन अब आपको एक कॉइन का भी भार दिया हुआ है और टोटल भी वेट दिया हुआ है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन था ना वो वही सेम का सेम है, यानी कि टोटल यहाँ पर वहाँ पर टोटल अमाउंट कितना जमा किया था वो दिया हुआ था और एक बच्चे ने कितना अमाउंट दिया था वो दिया हुआ था। यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया, टोटल वेट दिया हुआ है और एक सिक्के का भार कितना है ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर 11 किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो 11,000 बटे एक कॉइन का भार कितना 11 ग्राम है, तो 11 से 11 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1000 कॉइन आपके आंसर आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एक रेडियो को 700 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 100 रुपये का घाटा होता है।
₹200 लाभ कमाने के लिए वह कितने में बेचना चाहिए? बाय सेलिंग ए रेडियो फॉर 700, ए शॉपकीपर पर मेक्स लॉस ऑफ ₹100, फॉर हाउ मच शुड द रेडियो सोल्ड फॉर मेक ए प्रॉफिट 200। अब आप अगर फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हो, सीधा करने चाहते हो, तो देख लीजिए, यानी कि 700 में रेडियो को बेचा और ₹100 का नुकसान हो गया, घाटा हो गया, तो वो रेडियो कितने का था? वो रेडियो 700 प्लस 800 का था, तभी उसने 800 का रेडियो था और उसने ₹100 का 700 में बेचा, तो उसको ₹100 का घाटा हो गया। यानी अगर वो 800 में लाया है और 800 में ही बेच देता, तो न तो कोई लाभ होता, न हानि होती। यानी कि रेडियो का क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा? ₹800 आ गया। अब अगर उसको ₹200 का लाभ कमाना है, तो 800 प्लस और 200 और ऐड कर दो, तो 800 और 200 ₹1000 में उसको बेचना पड़ेगा, तो उसका ₹200 का लाभ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आज के ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। कैसे लगे? समझ में कोई क्वेश्चन ना आया हो तो कमेंट कर दे, और क्लास को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैथ IQ टेस्ट की क्लास में। ओके बाय।